हम आज उन सब अमर बलिदानियों को याद कर उनके प्रति श्रद्धांजलि सर्वप्रथम अर्पित करते हैं। और यहाँ पर पंजाब के बलिदानियों का जीवन वृत्त एवं उनका नामक शीर्षक जो द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम अमृतसर की धरा को प्रणाम करती हूँ और जहाँ गोदावरी के तट पर स्थापित सचखंड हुजूर साहिब नाम से नांदेड़ नगरी जो है, वहाँ से मैं यहाँ पर पधारी हूँ, जहाँ सिखों के दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जो स्थान है। अपना सर्वस्व लुटाकर राष्ट्र धर्म कैसे निभाया जाता है, बंदा बहादुर सिंह जी की जो गाथा है वो मैं आज यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, सानिध्य में श्री गौरी शंकर भारद्वाज जी, स्वामी जी आचार्य गौरांग शरण देवाचार्य जी, प्रोफेसर देवेंद्र कुमावत जी, प्रोफेसर जमुना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत जन, सभागार में बैठे हुए सभी को मैं वंदन करती हूँ और मेरा आलेख प्रस्तुत करती हूँ। अपने गुरु के वचनों को सर्वोपरि कैसे माना जाता है और अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़ा हुआ जाता है, यह अगर किसी एक इंसान से सीखना हो तो केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के परम शिष्य बंदा सिंह बहादुर का ही नाम हमारी जुबान पर सर्वप्रथम आता है। कहते हैं कि योद्धा होने के पहले बंदा सिंह बहादुर एक बहुत बड़े वैरागी रहे। तो आइए जानते हैं कि नियति ने माधोदास जैसे विरागी को भाई बंदा बहादुर सिंह जैसे योद्धा कैसे बनाया है और उन्होंने किस तरह से मुगलों को नाको चनी चबवा दिए हैं। बंदा सिंह बहादुर वैरागी एक सिख सेना नायक रहे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास, माधोदास भी कहा जाता है। वे पहले ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा, छोटा साहबजादों की शहादत का बदला भी लिया और गुरु गोबिंद सिंह द्वारा संकल्पित प्रभु सत्ता संपन्न कर लोक राज्य की राजधानी जो लोहगढ़ है, उस लोहगढ़ में खालसा राज्य की नींव भी उन्होंने रखी है। यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह के नाम से सिक्के और मोहरे भी जारी करके निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद भी उन्होंने दिलाया है। हलवाहक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक भी उन्होंने बनाया है। मातृभूमि के वीर सपूत कहलाने वाले के रूप में बंदा सिंह बहादुर को जाना जाता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर स्थित पुंछ जिले के तहसील राजौरी जम्मू क्षेत्र में विक्रम संवत 1727 कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिनांक 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। बंदा बहादुर सिंह बैरागी ब्राह्मण परिवार से थे और उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव के भाग्य में विद्या नहीं थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही वे पहाड़ी जवानों की भांति कुश्ती और शिकार आदि का बहुत शौक उन्हें था। वह 15 वर्ष की उम्र के ही थे कि एक गर्भवती हिरणी का उनके हाथों हुए शिकार ने उन्हें अत्यंत शोक में डाल दिया। इस घटना का उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। वहां अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए। जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य वो हो गए और उनका नाम माधोदास बैरागी पड़ा। तदनंतर एक अन्य बाबा रामदास बैरागी का शिष्यत्व ग्रहण कर कुछ समय तक वह पंचवटी नासिक में निवास किए। वहां एक औघड़नाथ से योग की शिक्षा प्राप्त कर वहां पूर्ण की और दक्षिण के नांदेड़ क्षेत्र को चले आए, जहां गोदावरी के तट पर उन्होंने
एक आश्रम की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी यात्रा करते हुए नांदेड़ पहुंचे। पता चला कि गोदावरी के तीर पर माधोदास बैरागी जो सन्यासी है वह तपस्या कर रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में, यानी जिसे हम आज सचखंड हुजूर साहिब के नाम से जानते हैं, वहां बहने वाली गोदामा के तट पर दिनांक 3 सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की भेंट माधोदास से प्रथम हुई। गुरुजी ने माधोदास को स्वमुक्ति के स्थान पर राष्ट्र मुक्ति का मंत्र दे दिया। माधोदास को वहां पर रहे मुगलों के अत्याचार से साधारण जन की मुक्ति का मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों का दरबार बुलाया। माधोदास बैरागी को बंदा बहादुर बना दिया। गुरुजी ने माधोदास को पंजाब चले जाने की सलाह दी, जहां राष्ट्र मुक्ति का यज्ञ हो रहा था। खालसा अपने प्राणों की आहुति उसमें डाल रहा था। उस यज्ञ की ज्वाला कहीं मंद न पड़ जाए, यही माधोदास को देखना था। स्वतंत्रता की ज्वाला को निरंतर प्रज्वलित किए रहना, यही मंत्र गुरुजी ने माधोदास को दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी माधोदास को वहीं गोदा नदी के तट पर आश्रम में सर्वप्रथम मिले थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन माधोदास जो बैरागी है वो रहे, जिन्हें हम बंदा बहादुर सिंह कहते हैं। सिख बनाकर बंदा बहादुर रखकर पंजाब और बाकी अन्य राज्यों के हिंदुओं के प्रति दारुण यात्रा झेल रहे तथा गुरु गोविंद सिंह के 7 और 9 वर्ष के उन महान बच्चों की सरहिंद के नवाब जमीर खान के द्वारा निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए रवाना वहां पर से किया गया। गुरु गोविंद सिंह के आदेश से ही वे पंजाब आए और सिखों के सहयोग से मुगल अधिकारियों को पराजित करने में सफल भी हुए। मई 1710 में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया। सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की भी स्थापना की। खालसा के नाम से शासन भी उन्होंने चलाया, गुरुओं के नाम से शासन भी किया। गुरुओं के साथ वो सिक्खे भी उनके नाम पर चलाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुकुमनामा देकर दोनों छोटों पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को भी कहा। बंदा सिंह ने अपने राज्य के एक बड़े भाग पर फिर से अधिकार कर लिया और इसे उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लाहौर अमृतसर की सीमा तक विस्तृत भी किया। ईस्वी सन 1715 के प्रारंभ में बादशाह फर्रुख सियर की शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल गांव में कई महीनों तक घेरे रखा था। खाद्य सामग्री के अभाव के कारण 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण भी कर दिया। फरवरी ईस्वी सन 1716 को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली भी लाए गए। 5 मार्च से 13 मार्च तक प्रतिदिन 100 की संख्या में सिखों को वहां पर फांसी भी दी गई। 16 जून को बादशाह फर्रुख सियर के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैनिक अधिकारियों के शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए। बंदा बहादुर ने 1716 ईस्वी सन में मुगलों पर हमला करके बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। इसके उपरांत बंदा ने लोहगढ़ को फिर से अपने अधिकार में कर लिया और सरहिंद के सूबे में लूटपाट आरंभ कर दी। दक्कन क्षेत्र में उनके द्वारा लूटपाट कत्लेआम से मुगलों को उन पर पूरी ताकत से हमला भी करना पड़ा। ईस्वी सन 1715 में मुगलों के गुरदासपुर के किले पर घेरा भी डाल दिया गया। बंदा बहादुर उस समय उसी किले में थे। कई माह की घेराबंदी के बाद खाद्य सामग्री के अभाव के कारण
आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य भी उन्हें होना पड़ा था। 1710 ईस्वी सन में सरहिंद का मशहूर युद्ध छप्पर छिरी में भी लड़ा गया। इस युद्ध में बाज सिंह जी बंदा बहादुर जी का सेना में दाहिनी भाग के प्रमुख थे। बाज सिंह जी ने नवाब वजीर खान से सीधा मुकाबला किया और पर्चे के वार से ही उनके घोड़े को मार गिराया तथा वजीर खान को भी बंदी बना दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्मनामों और बंदा सिंह बहादुर के व्यक्तित्व के कारण सिख संगत खालसा झंडे के नीचे इकट्ठी होने लगी। इसी कारण वहां पर पैदल सैनिकों की गिनती करीब 40,000 हो गई थी। दिल्ली पार करते ही बंदा सिंह का जीत का सिलसिला शुरू हो गया था। सोनीपत, कैथल, साना, गुड़ाम, उसका, ठसका, शाहबाद, मुस्तफाबाद, कपूरी, सठोरा को जीतकर सिख सरहिंद पर जोरदार हमला करने के लिए उत्तेजित दिखाई देने लगे थे। बंदा सिंह बहादुर ने थोड़े ही समय में मुगल सत्ता को तहस नहस भी कर दिया, जिससे दक्षिण भारत से मराठा शक्ति को उत्तर भारत में बढ़ने का मौका मिला। उसके बलिदान में सिख पंथ को नया जीवन दान दिया। पंजाब में मुगल सत्ता इतनी कठोर हो गई कि आगे चलकर सिख मिसलों ने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। आज हरियाणा, पंजाब में जाटों की जो ताकत दिखाई देती है, सिख राजपूत योद्धा बंदा सिंह बहादुर के बलिदान का ही परिणाम है। बंदा सिंह बहादुर के बलिदान का ही परिणाम जो आज हम देख रहे हैं। सिख साम्राज्य के विस्तार में विविध भूमिकाएं निभाते हुए वजीर खान की मृत्यु, सरहिंद पर कब्जा करने के साथ ही बंदा सिंह के संरक्षण में सिख साम्राज्य सतलुज से यमुना तक विस्तृत हो गया था। दिल्ली ले जाते समय बंदा सिंह को लोहे के पिंजरे में कैद किया गया। दूसरी तरफ बाकी सिखों को जंजीरों से बांधा गया था। दोबारा कोई बंदा सिंह के रास्ते पर न चल सके। इसके लिए मुगलों ने सिखों का अमानवीय यातनाएं उन्हें दी। सभी सिखों के दिल्ली पहुंचने पर उन्हें प्राणदान देने के बदले अपना धर्म छोड़ने के लिए दबाव भी दिया गया। बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके 7 वर्षीय पुत्र अजय सिंह की भी वहां पर हत्या कर दी गई थी। अंत में मुगलों ने सारी हदें पार कर दी और बंदा सिंह की आंखें फोड़कर गर्म सलाखों द्वारा उनके शरीर की त्वचा भी खींच ली गई थी। असहनीय पीड़ा के बाद भी बंदा सिंह ने दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाया। मृत्यु को प्यार से गले लगाया। ईश्वर को वो प्यारे हो गए। वह दिन था 17 जून 1716। असहाय लोगों के अधिकार तथा अपने लोगों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक सीना तान कर दुश्मनों के सामने खड़े रहने वाले क्रांतिकारी बंदा सिंह आने वाली पीढ़ियों को लिए निश्चय ही प्रेरणा ग्रहण करेगी। हमारी भारत माँ अपने ऐसे वीर सपूतों की वजह से ही गौरवान्वित होती है और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके बंदा सिंह बहादुर जो नांदेड़ नगरी में बैरागी के रूप में आश्रम में रहे और गुरु गोविंद सिंह जी के वो समकालीन रहे, उन पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर अनुमति दी गई। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।